हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम टू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल. So guys, in last lecture we have completed ionic equilibrium chapter with problems. So today we are going to start a new chapter, means new part of chemistry. There are three parts: physical, organic, inorganic. So organic chemistry. We are going to start organic chemistry. Organic chemistry, one of the most important for JEE and NEET. देखो यहाँ से प्रॉब्लम आती हैं. आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है, विदाउट बेसिक यू कांट सॉल्व रिएक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मैकेनिज्म. सो गाइज, कीप वाचिंग वीडियो. जो वीडियो मैं बनाऊंगा सबको देखना है, क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ बेसिक पढ़ाया हूँ. मैंने तुमको सिखा दिया. क्या सिखाया है? ओके, नॉमेनक्लेचर आई हैव कंप्लीटेड. मैंने नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया है. टुडे द सेकेंड चैप्टर, GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या स्टार्ट करना है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसको हम लोग शॉर्ट में GOC बोलेंगे, ठीक है? GOC. इसको रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं. तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेस है GOC है. तो GOC द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है? तो इसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, तब तो तुम्हें आगे समझ में आएगा. अदरवाइज फिर बाद में मत कहना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आ रही है. तो जो भी वीडियो तुमको भेजा जाए उसको कंप्लीट बिल्कुल वॉच करना है. ठीक है? तो नया चैप्टर है, नया जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो जब भी नया चैप्टर आता है तो हम लोग एक ओथ लेते हैं, ठीक है, एक कसम खाते हैं कि इस चैप्टर को पूरे तन मन धन से पढ़ेंगे. तो सभी बच्चे कसम खाएं कि इस चैप्टर को तन मन धन से पढ़ेंगे. सो गाइज, गुड, होशियार हो तुम लोग. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जोश जगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. यहाँ पे थोड़ा सा बोरियत महसूस होती है. ठीक है? थोड़ा टेक्निकल रहेगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल रहेगा, मैथमेटिकल टाइप कॉन्सेप्ट रहेंगे. इसलिए इसको समझना थोड़ा सा, जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा आसान रहेगा, याद नहीं करना रहेगा यहाँ पे. ठीक है? मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा कुछ हो जाएगा. बोरिंग तुम्हारा ज़्यादा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे लर्न करना पड़ेगा. यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रहेगा. अगर आता है तो क्वेश्चन को बना ले जाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. तो एक छोटा सा स्टोरी है, मोटिवेशन करते हैं तुम लोगों का. एक व्यक्ति था, उसके बॉस जहाँ पे जॉब करता था बहुत डांटते थे, तो वो बहुत परेशान रहता था. कह सकते हो कि एकदम अपनी लाइफ में उदास हो गया था. रोज उसको बॉस बहुत डांटता था, उसको कमीना बॉस था उसका. तो उसने क्या किया, अपने बॉस की गुस्सा को घर पे उतारता था, अपने बीवी अपने बच्चों को डांटता मारता. तो उसका एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बेटा था. तो उसने एक बार क्या, वो बेटा जो 4th क्लास में पढ़ता था, तो बच्चे ने जब उसके पिताजी घर पे आए तो होमवर्क कराने के लिए पिता से बोलता है. तो पिताजी गुस्सा आया, मैं तुम्हारा होमवर्क कराने के लिए बैठा हूँ. बच्चा अपने रूम में चला जाता है और कैसे कैसे करते हुए होमवर्क करके सो जाता है. तो पिताजी को गुस्सा जब ठंडा होता है, ठीक है ना, जब कूल डाउन होती है बॉडी, तो कहते हैं क्यों ना बच्चे का होमवर्क करा दिया जाए. तो बच्चे के
कहाँ पे जाते हैं? रूम पे जाते हैं। तो देखते हैं कि बच्चा होमवर्क करने के बाद उस कॉपी को लेके सिर पे ही सो गया है, मतलब सिर से ढक के सो गया है। अब देखो, तो पिताजी ने कहा देखे अच्छा इसने होमवर्क किया क्या है। अब देखो, जैसे उसने उठाया कॉपी बच्चे की, तो उसमें एक ऐसे राइट करना था, निबंध राइट करना था। उस निबंध का टाइटल जो था ये था कि जो कुछ आप जिंदगी में पहली बार करते हो, ठीक है, जो कुछ आप जिंदगी में पहली बार करते हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, इस पे कुछ लाइन आपको लिखनी थी, ठीक है। तो उस बच्चे ने लिखा कि मुझे फाइनल एग्जाम्स देना पसंद नहीं, ठीक है, लेकिन थैंक्स फॉर गॉड फॉर फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि इसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो सेकंड उसने लिखा कि मुझे कड़वी दवाइयों को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उनके बाद बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जब भी हम कड़वी दवाई खाते हैं उसके बाद बीमारी हमारी सही हो जाती है। इसके बाद बोलता है, ये बोलता है कि अलार्म क्लॉक को थैंक्स, क्योंकि उससे मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन सुबह उठने के बाद सुंदर सा प्यारा सा मौसम मुझे दिखता है, सुबह का नज़ारा। इसके बाद उसने लास्ट में एक लाइन लिखी थी, बड़ी ही प्यारी सी लाइन लिखी थी, जिससे उसके पिता के मन में बड़ा ही भावनात्मक उबार उत्पन्न हो गया। उसने लिखा था थैंक्स फॉर गॉड, उसने भगवान को भी धन्यवाद किया था कि जिसने मुझे ऐसे पिताजी दिए, पापा दिए, क्योंकि पापा जी मुझे पहले डांटते हैं, बाद में मुझे खिलौने दिलाते हैं, मुझे अच्छा भोजन कराते हैं, रेस्टोरेंट कराते हैं, घुमाने ले जाते हैं। उनसे तो अच्छे हैं जिनके पापा नहीं हैं। तो उसके कई दोस्त थे जिनके पिताजी की डेथ हो गई थी बचपन में। तो इस प्रकार की बातें पढ़ने के बाद वो बिल्कुल एकदम सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और बोलते हैं थैंक्स फॉर गॉड जिसने हमें इतना अच्छा घर दिया, थैंक्स फॉर फैमिली, उसने बताया कि इतनी अच्छी मुझे फैमिली प्रदान की। तो पहले जो व्यक्ति अपनी चीज़ों से, जो भी उसके पास था, फैमिली, बच्चे, ऑफिस, जॉब, एम्प्लॉय, सब कुछ था ना, उसका बॉस भी था, उन सब से नाखुश था। अब क्या है, वो थैंक्स बोल रहा है कि मेरे पास जॉब है उन लोगों से अच्छा जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है। भले ही मेरा बॉस थोड़ा डांटता है मुझे, मेरे पास परिवार है, उन लोगों के पास परिवार भी नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, किसी के पास तो पैसे भी नहीं है। तो इंसान को हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को काम डाउन रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मैं तुम लोगों को डांटता हूँ पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कई बार डांटते हैं भी। तो इसका रिजल्ट जब अच्छा आएगा तुम लोग सोचोगे कि सर मुझे डांटते थे लेकिन हम लोग पढ़ते थे इसके बाद, तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। उस समय यह पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा जो आजकल तुम लोगों को निगेटिव लगता होगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लेक्चर होने जा रहा है, इस लेक्चर को मिस नहीं करना है, ठीक है। सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक में जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बताए थे वो सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, ये सारे बॉन्ड मैंने जो बताए थे यहाँ पे यूज होगा खासकर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या हो जाएगी, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो भी कंपाउंड्स होंगे उनको लर्न करना है, सीखना है। तो बेसिक में पहला पॉइंट आता है
देखो रिएक्टेंट, चलो लिख लो इसी में, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, सभी को मालूम, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। मतलब रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट का कन्वर्जन नहीं होता है, क्यों? इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, देन इंटरमीडिएट चेंज इनटू फाइनल प्रोडक्ट। इसको एग्जांपल समझते हैं, सिंपल सी बात है। घर में हम लोग राइस बॉईल करते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में क्या है, राइस है, वो हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है। हमारे पास राइस बॉईल करना है, ठीक, एग्जांपल ऐसे नॉर्मल एग्जांपल लिया, राइस को बॉईल करना है, तो शुरुआत में रिएक्टेंट क्या है, और प्रोडक्ट को पी से। रिएक्टेंट हमारे पास है राइस, और प्रोडक्ट क्या है, ये हो जाएगा खाने योग्य, ठीक है, ये हो जाएगा आफ्टर कुकिंग राइस, कुक्ड राइस, ठीक है। अब देखो राइस को तुमने लिया, इसमें वाटर को मिक्स किया, तो रिएक्टेंट रहेगा ना। अब देखो तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, राइस और वाटर के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हुई, राइस और वाटर में रिएक्शन स्टार्ट हुई। आफ्टर सम टाइम कुछ राइस पक गया, कुछ राइस नहीं पका, मतलब हाफ राइस पकी हाफ राइस नहीं पका, तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी। इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी। इसके बाद जैसे इंटरमीडिएट स्टेट क्लियर होगी, हमारा कुक्ड राइस बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हम गैस को कम कर दें। देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर राइस करेंगे, पहले राइस करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर कम करते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट्स क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एक पार्ट है। पॉइंट समझ में है, क्लियर सभी को? अब इसको समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो इंटरमीडिएट समझ में आया, रिएक्टेंट डज नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट डायरेक्टली बट कन्वर्ट वाया इंटरमीडिएट्स। सो इंटरमीडिएट्स आर, देखो तो इंटरमीडिएट्स को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ लेंगे। देखो बॉन्ड जो होता है ब्रेकिंग, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बताइए। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में आ जाएगा, ये दो टाइप से होता है। पहला होता है होमोलिसिस, दूसरा होता है हेट्रोलिसिस। पहला होता है होमोलिसिस, दूसरा होता है हेट्रोलिसिस। अब देखो होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस में डिफरेंस है। होमो मींस क्या होता है, सेम, लिसिस मींस होता है ब्रेक, ठीक है। हेट्रो मींस होता है डिफरेंट, ब्रेक। लिसिस मींस होता है ब्रेक होना, जलना होता है, ठीक है। तो होमोलिसिस मींस हो जाए, हेट्रोलिसिस आ जाएगा। होमोलिसिस मींस क्या बनेगा, इसे बनेंगे कार्बन फ्री रेडिकल,
ठीक है, क्या क्या बनेगा इसमें? फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल ये बन सकता है, और फ्री रेडिकल भी बनेगा। अब देखो हेट्रोलिसिस में क्या क्या बन सकता है। हेट्रोलिसिस दो टाइप का रहेगा, एक होता है कार्बोकटायन और सेकेंड होता है कार्ब एनायन, कार्बीन, नाइट्रीन। तो ये पॉइंट समझ में आया सभी को। तो दो टाइप का रहेगा, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस में कार्बोकटायन, उधर कार्बनायन, कार्बीन, नाइट्रीन। तो ये तुम्हारे कुल मिला के 5 इंटरमीडिएट्स हैं। दीज आर द इंटरमीडिएट्स। कौन कौन से? फ्री रेडिकल्स, ये भी तुम्हारा क्या है? इंटरमीडिएट है। ऑल आर द इंटरमीडिएट्स। ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स हैं। मतलब जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उस टाइम पे इंटरमीडिएट्स लाइक एच, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकटायन, कार्बोएनायन, कार्बीन, नाइट्रीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, देखो गाइस, इसके बाद आगे इसको रफ कर देते हैं। इसमें से नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन कोवेलेंट बॉन्ड का यूज रहेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या सभी लोग जानते हो? पहला पॉइंट लिखो, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, या फिर होमोलिसिस, इसको क्या बोलते हैं? होमोलिसिस। ऑब्लिक नॉन आयोनिक, नॉन आयोनिक क्लीवेज। नॉन आयोनिक क्लीवेज। देखो, क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है बताइए? व्हेन टू आइटम्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना से शेयर करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, देन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड तभी तुम्हारा फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अब देखो हमारे पास कोई, ये पहला हम लिखा रहे हैं आपको, ए होमोलिसिस, इसमें से हमने ले लिया ए और बी। ठीक है, ए बी कोई एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, आपस में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे शेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अब होमोलिसिस की बात हो रही है, ये तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। कैसे? ए डॉट प्लस बी डॉट। ये ऐसा कब होगा? होमोलिसिस मतलब कहता है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of both atom
आर सेम। यहाँ पे इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, मतलब En ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, देन होमोलिसिस क्लीवेज इज परफॉर्म्ड। इसको समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल बताते हैं आपको। अब देखो, ऐसा बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज समझाते हैं। ए हमारे पास है और बी है, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है अकोला, दूसरे का नाम है बब्बू करेला, ठीक है। अब देखो, अकोला और बब्बू करेला दो व्यक्ति हैं, दोनों में काफी घनिष्ठ मित्रता है, दोनों ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, कुछ अमाउंट लगा के। अब क्या हुआ कि रिसेशन पीरियड आ गया, ठीक है, मंदी आ गई तो बिजनेस ठप हो गया। अब देखो क्या हुआ कि बब्बू करेला और अकोला ने कहा कि जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों ने सेम पैसा लगाया था, जैसे एक ने 5,000 दूसरे ने 5,000, तो दोनों ने अपना 5,000 रुपए ले लिया, ठीक है। तो दोनों ने अपना 5,000 रुपए ले लिया, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इस प्रकार ये बनेगा होमोलिसिस, ठीक है, मतलब दोनों ने अपना शेयर ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लो, इन होमोलिसिस आइटम्स ऑफ मॉलिक्यूल withdraw शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए थे उसने अपने ले लिए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये बनेगा फ्री रेडिकल्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा होमोलिसिस, होमोलिसिस तो सेम, ठीक है। तो इस प्रकार फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव रहेंगे। इसको और आगे देखते हैं इसको। अब कंडीशन आती है कि होमोलिसिस होता कब है। पहला था इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो कंडीशन फॉर होमोलिसिस, पहली कंडीशन आ जाएगी प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक एज। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट तुम्हारे पास कौन कौन से होते हैं, CCl4 हो गया, CH2 हो गया, बेंजीन हो गया, CCl4 CH2 कार्बन सल्फाइड, बेंजीन C6H6, इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, होमोलिसिस होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल आ जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में भी तुम्हारा होमोलिसिस होता है। हाई टेम्परेचर वेपर फेज रिएक्शन, टेम्परेचर राइज करने पर भी, हाई टेम्परेचर पर भी, या फिर वेपर फेज रिएक्शन। देखो होमोलिसिस गैसेस फेज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेपर फेज क्या होता है, गैसेस फेज होता है, इसलिए यहाँ होमोलिसिस होता है। अब एग्जाम्पल बताएंगे इसका। एक कंडीशन और भी है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड,
इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब भी तुम्हारा क्या होगा, होमोलिसिस होगा। या फिर व्हेन लास्ट कंडीशन है अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल। देखो अटैकिंग रीजन जब फ्री रेडिकल रहेगा तब भी तुम्हारा क्या बनेगा, होमोलिसिस प्रोसेस होगी। इसका एक बेस्ट और बेस्ट एग्जांपल देखो, Cl2 गैस है, ठीक है, HNu की प्रेजेंस, HNu तो सनलाइट होता है, ये कन्वर्ट होता है Cl डॉट प्लस Cl डॉट में, ठीक है, दीज आर फ्री रेडिकल, ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, फ्री रेडिकल साल हाईली रिएक्टिव, ये तुमको आगे पढ़ाया जाएगा सारी चीजें। तो ये कुछ पॉइंट है, होमोलिसिस में सेम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों आइटम की सेम है तो वहां पे होमोलिसिस होगा, दोनों बड़े चढ़े हैं, ठीक है, चाहे बब्बू करेला हो चाहे अकोला हो, दोनों ने क्या किया, जब सेम थे ना, दोनों ने अपनी हाफ हाफ बिजनेस पार्टनरशिप वापस ले ली। अब सेकंड कंडीशन आती है हेट्रोलिसिस, होमोलिसिस हो गया, अब आता है हेट्रोलिसिस। देखो हेट्रोलिसिस, इसको हम लोग नॉन आयोनिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक मिनट, नॉन आयोनिक पहला था, ठीक है, हाँ, आयोनिक क्लीवेज बोलते हैं, आयोनिक क्लीवेज बोलते हैं, इसका सेकेंड नाम है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखो, ए और बी, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखो जैसे हेट्रोलिसिस क्रिएट हुआ तो यहां पर दो कंडीशन बनेंगी, दो कंडीशन क्या बनेंगी, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, या फिर ए नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे कार्बोकटायन या फिर कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होगा। इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो हेट्रोलिसिस, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो यहां पॉइंट समझ में आए कि पहला कार्बोकटायन दूसरा कार्बोनायन, पहला कार्बोनायन दूसरा कार्बोकटायन, दो कंडीशन पॉसिबल है, ये डिपेंड करेगा। पहली कंडीशन केस 1, ठीक है, केस 1 ए और बी, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस, ये कंडीशन कब पॉसिबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मच मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ये पॉइंट समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी को मालूम है ना, इनकोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड, पावर ऑफ अटैकिंग, पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन है इनको अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो गाइज अब देखो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कौन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा ना, ये नहीं ले जाएगा ना। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, फिर समझो जरा। तुमने बॉम्बे में भाई लोगों को जानते होगे ना, भाई,
मुन्ना भाई की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे डॉन, दाऊद इब्राहिम, ठीक है। अब थोड़ा समझना यहाँ पे एक साथ दो लोग हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एक दाऊद इब्राहिम है, गुंडा है, महान गुंडा। एक छोटा मोटा व्यक्ति है, उसने पैसे लगाए, ठीक है। दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ शेयरिंग फॉर बिजनेस किया, ठीक है। दोनों ने 5,000 रुपए लगाए, लेकिन एक गुंडा था, एक ईमानदार है। अब कुछ दिन बाद बिजनेस में घाटा हो गया। अब बिजनेस में घाटा होने पे क्या होगा बताइए। जैसे ही घाटा हो गया तो गुंडा जो था उसने अपने पैसे ले लिए, ठीक है। तो गुंडा अगर ये रहेगा तो यहाँ पे गुंडा चेंज कर लो, गुंडा ये रहेगा। जिसकी पावर ज्यादा है वो क्या करेगा, ये जो रुपए है ना इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इन दोनों में से मान लो ये गुंडा है, ये ईमानदार है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा इसकी कम है, तो ये गुंडा है तो ये अपनी तरफ ये वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। मतलब ये ऐसे ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये इसके माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज आएगा। पॉइंट समझ में आया, इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा। केस 1 हो गया। सेकंड केस है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए लेस देन EN ऑफ B तो क्या बनेगा बताइए। यहाँ पे बनेगा, इस बार इसका क्लीवेज ऐसे होगा, क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है। सो यहाँ पे बनेगा A प्लस और B माइनस। माइनस चार्ज शो करता है कि उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर लिए हैं। माइनस चार्ज शो करता है कि उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर लिए हैं। याद रखना, इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना लिया और इसका भी ले लिया साथ में, तो इस पे पॉजिटिव आ गया। तो दो केस बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो होता क्यों है, तो कंडीशन मतलब हेटेरोलिसिस क्लीवेज क्यों होता है, तो कंडीशन देखते हैं हम लोग। देखो पहली कंडीशन है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, मैंने तुमको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था। पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनके लिए म्यू, ठीक है, म्यू की वैल्यू तुम्हारी 0 नहीं होती है, और जिनके लिए 0 होती है उसे बोलते हैं नॉन पोलर। CCl4 के लिए म्यू की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पे नॉन पोलर नहीं, पोलर बताना है, तो पोलर में तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसे हमारा एक वाटर हो जाएगा, वाटर हो गया, ROH हो गया। दीज आर द पोलर सॉल्वेंट। इनकी प्रेजेंस में हेटेरोलिसिस क्लीवेज परफॉर्म होगा। कुछ कंडीशन और हैं, लो टेम्परेचर, उसमें हाई टेम्परेचर था, यहाँ पे क्या रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट समझ लो, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज आयंस, जब जो अटैक कर रहा है, ठीक है, रिएजेंट है वो आयंस है, तो क्या करेगा, आयंस का फॉर्मेशन करेगा बाय हेटेरोलिसिस क्लीवेज। इस अगला पॉइंट है एसिड बेस रिएक्शन अगर है हमारे पास तो भी क्या बनेगी, हेटेरोलिसिस क्लीवेज का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, नॉन पोलर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर होना चाहिए।
तीसरी कंडीशन क्या है, अटैकिंग रीजेंट क्या होना चाहिए, अगर आयंस है तो हेटेरोलिसिस क्लीवेज होगा। और चौथा रीजेंट क्या है कि एसिड बेस रिएक्शन जो होंगी उनमें हेटेरोलिसिस क्लीवेज होगा। अब देखो फॉर्मेशन, तो यहाँ पे दो चीजें बनेंगी, जो प्लस चार्ज आता है उसे बोलते हैं कार्बोकटायन, जो माइनस चार्ज होता है उसे बोलते हैं कार्बन आयन। कार्बन पे प्लस चार्ज, तो लिखो जरा, तो यहां आ जाएगा दूसरा, एक मिनट, इसका पहला पॉइंट लिखो फिर से, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन का फॉर्मेशन, इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास CCl X है, CH3X है, CCl X नहीं CH3X है हमारे पास, हमने इसको ऐसे लिख लिया CH3X। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, टेट्रावैलेंट कार्बन होता है, 4 वैलेंसी है, X फॉर हैलाइड्स। कोई भी FCl Br I ये रहेंगे हैलाइड्स रहेंगे ना। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। थोड़ा ये समझ लेना कि हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, जो कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के लिए 0 होता है। ठीक है, एक मिनट, देखो कार्बोकटायन, ठीक है, अब इसका जब हेटेरोलिसिस क्लीवेज होगा तो ये फॉर्म हो जाएगा ठीक है। तो कार्बोकटायन ऐसे बनेगा, इसे बोलते हैं कार्बोकटायन, क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन। कार्बन पे प्लस चार्ज होने पर उसे बोलते हैं कार्बोकटायन। सो गाइस ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स फॉर हैलाइड्स। तो इसने इलेक्ट्रॉन किधर, जो भी तुम्हारे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, ये ऐसे ब्रेक हो गए, मतलब एक्स ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलाइड्स। ओके गाइज, अब देखो कार्बोकटायन तो बन गया, और अब लिखो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकटायन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकटायन हेडिंग डालो, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोकटायन। तो पहला होता है, तो कार्बोकटायन जो बन रहा है हमारे पास, ठीक है, कैसा बन रहा है, प्लस चार्ज, ठीक है, और इस पे एक दो, ठीक है, ये बनेगा ना। अब देखो इन दोनों को मिला दो ऐसे ऐसे, आप बताइए जरा, दो कंडीशन है यहाँ पे, प्लस चार्ज है, ठीक है, ये तो ऑर्बिटल्स हो गई, ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिटल्स है, ये क्या है, बॉन्ड है, कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, एक प्लस चार्ज है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होने पर उसे बोलते हैं, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इसको लबेरिया हो गया ना। अब देखो इसका शेप कैसा बनेगा, इस शेप कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर,
ये सब पढ़ाया हमने केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग एक बार रिवाइज कर लो, बॉन्ड वगैरह समझ में आ जाएंगे। इसका जैसे हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा बताइए, sp2 रहेगा, 3 बॉन्ड है, sp2 रहेगा। इसके बाद ये क्या रहेगा, हाईली रिएक्टिव रहेगा, हाईली अनस्टेबल रहेगा, तो अनस्टेबल मोस्ट रिएक्टिव रहेगा। जब केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके पास ज्यादा एनर्जी वो अनस्टेबल रहेगा, जिसके पास एनर्जी लूज करेगा स्टेबल बनेगा। तो यहां पर इसका अगला पॉइंट आ जाएगा, किसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, कैसे तो समझते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट मीन्स होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन सेल, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। अब देखो इस कार्बन पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, हेंस इसका ऑक्टेट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, ठीक है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। इलेक्ट्रोफाइल है, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा इसका, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, हाईली अनस्टेबल रहेगा तो मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा। पॉइंट समझ में आए। तो ये होते कुछ पॉइंट कार्बोकटाइन में। तो कार्बोकटाइन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, ये सारा हमने सीखा अभी। अब आ जाओ सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड को पढ़ने से पहले पूरा रफ करते हैं, 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं। देखो सेकेंड आता है कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देखना है हमको। जैसे कार्बन, ठीक है, और यहां पर कोई एक वाई है, ठीक है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको ब्रेक कराया गया इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ये ब्रेक होके इसने ऐसा बनाया, इस पे माइनस चार्ज और वाई पे प्लस चार्ज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ वाई, ठीक है। वाई की इलेक्ट्रॉनिटी कम है तो उसने क्या किया, कार्बन इलेक्ट्रॉन वाई से ले लिए। इस प्रकार ये तुम्हारा जो कहलाएगा कार्ब एनायन कहलाता है। पॉइंट समझ में, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। अब देखो कार्बन पे माइनस साइन बहुत ही अनस्टेबल होता है, क्योंकि जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उन पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, इसलिए चार्ज इस पे क्या होगा, माइनस चार्ज अनस्टेबल रहेगा। प्लस तो मान लो कुछ दिन तक स्टेबल रहेगा, लेकिन माइनस मतलब हमारे पास एक बोझा, उसके ऊपर और एक बोझा और रखा है, ठीक है, उसको हटाने का प्रयास करेंगे ना, इसलिए तो इसको माइनस चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना करेगा। देखो तो पहली कंडीशन, अब आता है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आयन। पहली कंडीशन है कार्बन जो रहेगा, अब देखो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, समझना, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है,
निगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना। तो ये वाला जो शेप रहेगा इसे क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप बोलेंगे। ठीक है, तो पहला तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, sp3। पहली कंडीशन याद कर लो, इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। इसके बाद पिरामिडल। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं पिरामिडल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसका ऑक्टेट कैसा रहेगा, कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट कैसे हुआ, देखो कार्बन पे 3 बॉन्ड हो गए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 2 लोन पे, एक लोन पेयर हो गया, मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। इस प्रकार का ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा इसका। अगला पॉइंट है हाईली अनस्टेबल। अच्छा, तो हाईली अनस्टेबल क्यों है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्यों, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है, इसलिए कार्बन अपना जो भी लोन पेयर के फॉर्म में इसके है इलेक्ट्रॉन को तुरंत फेंक देगा, इसलिए मोस्ट अनस्टेबल है, इसलिए हाईली रिएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा ये, हाईली रिएक्टिव रहेगा। पॉइंट समझ में आया। और ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्यों, अरे उसको इलेक्ट्रॉन देगा ना, अपना भार हल्का करेगा। तुम्हें से बोल दिया है कि 50 किलो की बोरी रख लो, कब तक रखे रहोगे, तुरंत उसको फेंकना चाहोगे ना। सेम कंडीशन कार्बन के साथ है, कार्बन भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको तुरंत फेंकना चाहेगा, तो उसके लिए कौन चाहिए, जिसके पास कुछ ना हो, तुरंत उसको दे देगा, उधार दे देगा, दे देगा, ले जाओ, खाओ पियो मौज करो। सो गाइज, फर्दर जो तुम्हारे इंटरमीडिएट्स बने लाइक फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बोअनायन, कार्बिन और नाइट्रीन का बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इनमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं किनकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, तो स्टेबल कितना होंगे, अनस्टेबल क्यों होंगे, इसलिए कुछ फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला फैक्टर आता है इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड आ जाएगा रेजोनेंस, थर्ड आ जाएगा इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और चौथा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन सभी में इफेक्ट वर्ड ऐड कर लेना। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट व्हिच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल्स। तो फर्स्ट इफेक्ट में पहला इफेक्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, नहीं CHCl3 है। ठीक है, इसमें बोलते हैं क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो En ऑफ Cl इज ग्रेटर देन En ऑफ कार्बन। कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग है अपनी तरफ खींच लेगा,
अपन जब खींचेगा तो इस पे सिग्मा मतलब डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। इलेक्ट्रॉन का झुकाव इस तरफ हो जाएगा, इसे बोलते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का झुकाव इस तरफ हो गया, सिग्मा निगेटिव इस पे आ गया, डेल्टा निगेटिव इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया। ये पॉइंट समझ में आया सभी को। अब जैसे चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे इंडक्शन हुआ ना, इंड्यूस, समझ में आया ना। अब देखो इंडक्शन क्यों हुआ, इंडक्शन मीन्स या इंडक्टिव इफेक्ट इज रेज्ड ड्यू टू difference, due to atoms, due to difference in electronegativity of atoms। ठीक है, जो यहाँ आइटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं कार्बन और क्लोरीन, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, जिससे कहा वहां इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। इंडक्शन मीन्स होता है ये पार्शियल चार्ज का फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, नोट डाउन कर लो, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। पॉइंट नोट कर लिया। तो इसका अगला इफेक्ट आ जाए, इसका अगला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ अच्छा इसमें इफेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे पास कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। अब बताइए यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, एक मिनट, कार्बोकैटायन मत बनाओ, ऐसे बताओ, यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, नहीं काम करेगा। क्यों नो इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इसलिए नो इंडक्टिव इफेक्ट। लिख लो यहाँ पे नो इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, मजे के साथ, कोई टेंशन तो नहीं है ना, लगे रहो। और देखो इंडक्टिव इफेक्ट की डिफिनेशन लिख लो। इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं किसे, तो इंडक्टिव इफेक्ट लिख लो कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लिख लो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ठीक है, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव आइटम, ठीक है, इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हो गया, सिंपल सी बात है। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, ये वाले, दीज आर द सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इनके बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्डेड है ना, इनका इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हो रही है, इधर हो रही है ना, क्योंकि इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी शिफ्टिंग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इंडक्शन। लिखो फीचर्स ऑफ
इंडक्टिव इफेक्ट, फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कंडीशन देखो, तो पहला आ जाएगा इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, कंडीशन क्या है, परमानेंट इफेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या है, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब तुम लोग कह रहे हो डिस्टेंस यहाँ कहाँ आ गई, रुक जाओ बताते हैं। डिस्टेंस डिपेंडेंट तो क्या होता है, मान लीजिए कार्बन 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 के बाद यहाँ पे Cl लगा है, ठीक है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 4 कार्बन के बाद उसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए सिग्मा 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इन सब का समेशन इसके इक्वल होता है। अब देखो इस कार्बन पे ज्यादा रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, पार्शियल चार्ज जो होगा, पॉजिटिव पार्शियल चार्ज का फॉर्मेशन ज्यादा रहेगा, इस पे कम रहेगा, इस पे और कम रहेगा, इस पे और कम रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम शेयर्ड पेयर्ड जो बॉन्ड है उससे दूर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम इसकी मॉड ले लें तो सिग्मा प्लस 4 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा माइनस, ये दोनों इक्वल बराबर आएंगे। पॉइंट समझ में आया, इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर रहेगा। तो इधर से जब जाएंगे 1 2 3 4, जैसे ही हमने कार्बन 1, इसको कार्बन ले लो, इसको 1 2 3 4 कार्बन ले लिया, जैसे कार्बन 4 पहुंचेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से जो अप्लीकेबल है ना वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, लगेगा ही नहीं बिल्कुल। ये पॉइंट क्लियर है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, लिख लो। आफ्टर 4th कार्बन, इधर से 1 2 3 4, चौथे कार्बन के बाद द इंडक्टिव इफेक्ट बिकम 0, क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को। इस प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय आई, तो इंडक्टिव इफेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आई से, तो आई इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, आई की वैल्यू कम होगी। इसके टाइप देख लो। अच्छा, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई, ठीक है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, लिख लो इसको। ये रहेगा पॉजिटिव
इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्या रहेगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब दो टाइप हो गए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक ही कारण लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम लोग कार्बोकटायन या कार्बोनाइन या कार्बिन, नाइट्रीन, फेरिकल सभी की स्टेबिलिटी को कम या ज़्यादा करेंगे। और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, एसिड बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सारे को इसीलिए पढ़ो। 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं जीओसी से, और जीओसी एक थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर ये तुमने कवर कर लिया तो आएगा पोर्शन बहुत ही अच्छा शानदार गुजरेगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हवा नहीं लगेगी, ऊपर से जाएगा, धुआं धुआं उड़ रहा है।